जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीएस अलवी here and you're watching Alvi Law Associates. Principles of Criminology. क्वेश्चन नंबर 2 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ पर्पस ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का बेसिकली पर्पस क्या होता है। ऑफेंडर्स आर पनिशिंग इन ऑल सोसाइटीज कीपिंग इन माइंड द वेरियस थेरीज ऑफ पनिशमेंट। एक्सप्लेन डिफरेंट थेरीज ऑफ पनिशमेंट। तो किसी भी पर्सन को पनिश करने के हवाले से जो डिफरेंट थेरीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी जो है वो थेरीज हैं और हर थेरी क्या कहती है। जैसे आप फिलोसफी ऑफ लॉ में पढ़ के आए हैं, ऑस्टिन कहता है जी लॉ ये है, सालमंड कहता है नहीं जी लॉ ये है, ग्रोटिस की बात करेंगे तो वो कहेगा नहीं जी लॉ तो ये है। हर बंदे की अपनी अपनी एक अप्रोच है। इसी तरह किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी क्रिमिनल को जो सज़ा देने का कंसेप्ट है, इस हवाले से भी डिफरेंट लोगों की अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। आप घर के अंदर भी देखते हैं, मिसाल ले लेते हैं, अगर बच्चा कोई गलती करता है, ठीक है, तो घर में एक बंदा ऐसा होता है जो कहता है इसकी इतनी को ठुकाई करो कि आइंदा ये ऐसी हरकत करने की ना सोचे, ठीक है। एक नज़रिया ये है सज़ा का। लेकिन घर के अंदर एक और आपको शख्स नजर आएगा जो कहेगा नहीं यार बच्चा है, उस उतनी ही इसको सजा दो जितना को इसका जो है वो जुर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ और सिर्फ आपने उसको 10 रुपए दिए थे कि 5 रुपए की चीज़ खाओ 5 वापस लेके आओ, तो उसने 10 के 10 खर्च लिए हैं और उसके बदले में जो है आप उसको कमरे में बंद करके तो पूरा दिन जो है वो सजा दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अप्रोच ये है कि जितना को उसकी गलती है सिर्फ उतनी उसको सजा दो। यानी 10 दिए थे, 5 खर्च करने थे, 5 बजे आने थे, उसने 10 ही खा लिए, तो मतलब है कि चलो अगर दोपहर को अगेन पैसे मांगेगा तो उसको ना देना, इतनी से ज़्यादा दो, ठीक है। एक नज़रिया ये है। इसी के साथ साथ एक नज़रिया ऐसा होता है कि ठीक है होगी गलती, कोई बात नहीं, सजा ना दो, इसको सुधारो, इसकी रिहेबिलिटेशन करो, इसको जो है वो रिफॉर्म करो, ठीक है। इसको बिठाओ, बिठा के इसको समझाओ, इसको गलत और सही का डिफरेंस बताओ कि बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो जैसे मैंने घर से आपको एक मिसाल दे दी कि घर में अगर एक बच्चे से गलती हो जाए तो वहीं पे आपको डिफरेंट अप्रोचेस मिल जाती हैं कि इसको ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इसी तरह है कि जब सज़ा का निज़ाम बनाया गया तो डिफरेंट जो थेरीज थी वो सामने उभर के आई। किसी थेरी के मुताबिक है कि पनिशमेंट इतनी सवेयर होनी चाहिए कि बंदा अगली दफ़ा सोचे भी ना क्राइम करूँगा। किसी थेरी का मानना ये है कि जितना कुछ जुर्म है उतनी को सज़ा दे दो। किसी थेरी का मानना ये है कि नहीं सज़ा ना दो, बल्कि उसको जो है उसकी बेहतरी के लिए काम करो, उसको रिहेबिलिटेट करो, उसको बिठाओ, बिठा उसको एजुकेट करो, सही गलत का डिफरेंस बताओ, तो देन वो खुद ही सुधर जाएगा। ये डिफरेंट थेरीज हैं, यही हमने पढ़ना है, यही हमारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द पनिशमेंट मीन्स गिविंग अ पेनल्टी टू समवन हु ब्रेक्स अ रूल ऑफ लॉ। एक बंदा है, उसने कोई लॉ को ब्रेक कर दिया है, लॉ की ब्रीच कर दी है, लॉ को वायलेट कर दिया है। अब वायलेशन ऑफ लॉ हो गई, ठीक है, तो उसके बदले में क्या करना है, उसको पनिश करना है। लॉ क्या है कि सिग्नल पे रुकना है। अगर आपने रेड सिग्नल पे रुकना है, अगर रेड सिग्नल पे नहीं रुके तो जो है वो 2000 रुपीज़ जो है फाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये क्या है कि अगर आप रेड सिग्नल पे नहीं रुके तो आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ लॉ कर दी, तो बदले में क्या होगा, आपको पनिश दे दी जाएगी, सिंपल। तो यानी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट एक पेनल्टी है जो कि उसको दी जाती है जो लॉ ब्रेक करता है। सिंपल हो गया, ठीक हो गया। फिर इट इज यूज टू टीच द पर्सन दैट what they did was wrong and to stop them from doing it again। तो यानी एक बंदा है वो रेड सिग्नल पे नहीं रुका, आपने चलान कर दिया 2000 रुपया, उसको जो है वो कहा पे करो। ये आपने उसको क्यों किया, ताकि उसको आप सिखा सकें कि ऑनवर्ड्स तुमने ये गलती नहीं करनी, अदरवाइज फिर से यही चलान होगा, ठीक हो गया। इन पाकिस्तान में वो कौन सा ऐसा एक्ट है, वो कौन सा लॉ है जो इस पनिशमेंट पे बात करता है। तो कहता है इन पाकिस्तान द लॉ फॉर द पनिशमेंट इज रिटन इन द पाकिस्तान पिनल कोड यानी पीपीसी। तो पाकिस्तान पिनल कोड जो है, आप यहाँ पे मेरे पास बेर एक्ट पड़ा है, अब पीछे पड़ा है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप भी बेर एक्ट ले लें। अगर ले नहीं सकते तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाके लिखें पाकिस्तान पिनल कोड, पीबीसी के नाम से आ जाएगा। इन इंग्लिश डाउनलोड कर लें या इन उर्दू डाउनलोड कर लें, हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो पास रख लें, काम आ जाता है।
एनी हाउ, तो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो पनिशमेंट का कंसेप्ट मौजूद है। द पाकिस्तान पिनल कोड टेल्स अस विच एक्शंस और क्राइम्स एंड व्हाट पनिशमेंट्स दे शुड गेट। अच्छा, पाकिस्तान पिनल कोड में हमें बताया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्राइम है और इस क्राइम के बदले में आपको इतनी सजा मिल सकती है। जैसे आप अक्सर 302 का बड़ा जिक्र सुनते हैं, तो 302 क्या है? 302 के अंदर बताया गया है कि अगर आप इस तरह से इन मैनर्स में किसी का कत्ल करते हैं तो वो एक क्राइम है और उसकी इतनी 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 सजा हो सकती है। क्राइम पहले बताया जाएगा कि ऐसा करना क्राइम है, देन उस क्राइम की सजा बताई जाएगी। ऑल अबाउट पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड में यही सब कुछ गिवन है। अच्छा जी, कहते जी द गोल ऑफ द पनिशमेंट इज टू कीप पीस इन सोसाइटी एंड मेक श्योर पीपल फॉलो द लॉ। तो पनिशमेंट का मकसद क्या है? ताकि मुआशरे के अंदर आप जो है वो पीस को मेंटेन कर सकें, ऑर्डर को मेंटेन कर सकें और लोगों को जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बना सकें। एक दौर था कि जब माइट वाज राइट था, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर होता था वो रूल करता था और जो मजलूम होता था उसको खूब दबाया जाता था। देन सोसाइटी से इवॉल्व हुई, देन लॉज रिटन डाउन हुए, देन क्लास डिफरेंस खत्म किया गया, देन बादशाहत का निज़ाम खत्म किया गया, देन डेमोक्रेसी की बात की गई, देन रूल्स लिखे गए और रूल ऑफ लॉ की बात की गई। कहा गया कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कहा गया कि नो वन विल अबव ऑफ द लॉ। ठीक है, कहा गया कि बादशाह और हुक्मरान सॉरी आपके जो अवाम है दोनों बराबर हैं, दोनों के वही इक्वल राइट्स हैं। कहा गया कि ये करना क्राइम है, चाहे फिर वो वजीर आजम करे, चाहे फिर वो मुल्क का चपड़ासी करे, दोनों को इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और इसी तरह से सजा दी जाएगी। पाकिस्तान पिनल कोड जितनी भी लिखी हुई है इसमें कहीं पे ये नहीं है कि अगर वजीर आजम करेगा ये काम तो उसकी इतनी सजा है और अगर एक आम बंदा करेगा तो उसकी इतनी सजा है। पाकिस्तान पिनल कोड में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर डॉक्टर ये काम करेगा तो उसकी ये सजा है, वकील ये काम करेगा तो उसकी ये सजा है, उस्ताद ये काम करेगा तो उसकी ये सजा है। नहीं, सब इक्वल है। जो भी कत्ल करेगा, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चपड़ासी है, वज़ीर आज़म है, उसकी सज़ा तय है, उसको वो उसके अकॉर्डिंग ट्रायल चलेगा, उसको वो सज़ा उसकी दी जाएगी। तो ये है कंसेप्ट। तो ये सारा कुछ क्यों किया गया? ताकि आप सोसाइटीज़ को पीसफुल बना सकें, ऑर्डर मेंटेन कर सकें और अमनो अमान की सूरत हाल को कायम कर सकें। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो वैसे तो पूरी पीपीसी जो है वो पनिशमेंट्स के साथ भरी हुई है। अ लॉट ऑफ सेक्शंस कैन बी रिटन डाउन एज क्रॉस रेफरेंस, लेकिन हम जो है वो सेक्शन 53 को लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। तो इसमें सेक्शन 53 का आप रेफरेंस दे सकते हैं। मीनिंग ऑफ क्राइम, जो कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, क्राइम का मतलब क्या है, यहाँ पे चेंज किया है, इसको आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। लीगल मीनिंग क्या है कि एवरी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। आपका हर वो ऑफेंस जिसको लॉ जो है वो पनिशेबल बनाता है, जिसके लिए लॉ ने कोई ना कोई सजा जो है मुतय्यन की है, उसको आप बोलेंगे क्राइम। लेटर ऑन वी हैव डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की जो कल पढ़ी थी सेम वही है कि क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और omitted इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ ईदर फॉरबिडन और कमांडिंग इट। तो मतलब ऐसी चीज़ जो कि लॉ ने फॉरबिडन कर दी है, मना कर दी है और आप वो कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ जो लॉ ने कहा करने को आप वो नहीं कर रहे हैं, दोनों सूरतों में कमीशन है या ओमिशन है ऑफ एनी एक्ट विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ इज नाउन एज क्राइम। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ क्राइम, डेफिनेशन ऑफ क्राइम तो हमने देख लिया। अब जब क्राइम कमिट हो गया, कल क्राइम के सारे एसेंशियल्स मैंने बताए थे, सारे एलिमेंट्स बताए थे। लेट्स सपोज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, वो सारे एलिमेंट्स पूरे हैं, यानी ह्यूमन बीइंग भी है और ह्यूमन बीइंग ने जो है वो इंटेंशन भी उसकी रॉन्ग है, बैड माइंड भी है उसका, उसके बदले में उसने जो है वो एक्टस लिया, मतलब कोई एक्ट भी परफॉर्म कर दिया है। एक्ट परफॉर्म करने के बाद जो है वो नेक्स्ट पर्सन को कोई ना कोई इंजरी भी आ गई है। तो ये सारी स्टेजेस जब पूरी हैं, सारे एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स जब पूरे हो गए, तो क्या हुआ? क्राइम कमिट हो गया। अगर साबित हो गया कि क्राइम कमिट हुआ है, तो साबित होने के बाद अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज है सजा की, तो वो है पनिशमेंट। क्राइम हमने पढ़ लिया, पनिशमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट कहता है पनिशमेंट इज एनी पेनल्टी गिवन बाय लॉ टू अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ये पनिशमेंट तक जाने के लिए क्राइम का होना जरूरी है। ये देख लें, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पनिशमेंट इज एनी पेनल्टी, यानी ये वो पेनल्टी है गिवन बाय लॉ, जो कि लॉ के तहत दी जाती है टू अ पर्सन। किस बंदे को दी जाएगी?
हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, एक ऐसा बंदा जिसने क्राइम किया ही नहीं है उसको ये पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। उस बंदे को पनिशमेंट दी जाएगी जो कि गिल्टी ऑफ क्राइम है। जब साबित हो जाएगा कि इसने क्राइम किया तब सजा देनी है। जब तक साबित ही नहीं हुआ कि इसने जुर्म किया या नहीं किया तब तक आप उसको सजा नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर वो गिल्टी ऑफ क्राइम है और प्रूव हो गया कि वाकई में इसने जो है वो कत्ल किया है, तभी उसको वो जो कत्ल की सजा है आप दे सकते हैं। कत्ल की डिफरेंट सजाएं हैं, डिफरेंट कत्ल हैं और डिफरेंट ही सजाएं हैं। वो कत्ल का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इन डिटेल आपको वहां पे जाकर पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं कह दूं कत्ल की इतनी सजा है आपने पक्के हो जाना, सर ने तो इतनी की थी, यहाँ पे इतनी लिखी हुई है। 4 काइंड्स है कत्ल की भी, ठीक है। हर काइंड में सजा जो है वो चेंज होती है, बदलती है, लिटिल बिट चेंजेस आते हैं। तो जब कत्ल का टॉपिक पढ़ेंगे, सजा जिसकी भी जो भी है वो स्पेसिफिकली मैं उस टॉपिक के हवाले से साथ साथ बताऊंगा ताकि उस टॉपिक में ही क्लियर हो आपकी। अच्छा, यहाँ पे हमने बात कर ली पनिशमेंट की डेफिनेशन की कि पनिशमेंट एक्चुअली है क्या। एक और डेफिनेशन है कि पनिशमेंट इज पेन और लॉस गिवन बाय द लॉ टू समवन हु ब्रोक द लॉ, यानी जो लॉ तोड़ता है ऑब्वियसली वो क्राइम कमिट करता है और जो क्राइम कमिट करेगा उसको सजा मिलेगी। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस को हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि दो तरह से आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दो तरह से काम करती है। आप इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज अबाउट हैंडलिंग द सिविल केसेस एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज अबाउट हैंडलिंग द क्रिमिनल केसेस। तो जब आप बात कर रहे हैं क्राइम की, जब आप बात कर रहे हैं पनिशमेंट की, तो यहाँ पे कौन सा जस्टिस सिस्टम इन एक्शन आएगा, यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात होएगी। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, सबसे निचले लेवल पे जो कोर्ट्स होती हैं वो होती हैं तहसील लेवल पे, ठीक है। तहसील जैसे लाहौर की अगर बात करूँ तो तहसील शालामार है, तहसील कैंट है, तहसील रायबंड है, तहसील मॉडल टाउन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे तहसील लेवल पे कोर्ट्स बनी हुई हैं। तो जो लोअर लेवल पे क्रिमिनल केसेस को कोर्ट्स डील करती हैं उस पे मैजिस्ट्रेट्स काम कर रहे होते हैं क्रिमिनल ब्रांचेस में, ठीक है। देन तहसील लेवल से ऊपर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौर, तो लाहौर की सेशन कोर्ट होगी। तो मैजिस्ट्रेट से ऊपर जो क्रिमिनल स्ट्रक्चर के अंदर कोर्ट्स हैं वो है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट से ऊपर जब बात जाएगी तो प्रोविंस की हाई कोर्ट आ जाएगी, मतलब लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट से ऊपर बात जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्रिमिनल स्ट्रक्चर सारा आपका काम करेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, जो भी इनका नाम है देख लीजिएगा। क्रिमिनल जस्टिस इज द सिस्टम यूज्ड बाय सोसाइटी टू कंट्रोल क्राइम एंड पनिश लॉ ब्रेकर्स। तो क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से या जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको पनिश करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं पनिशमेंट की, कि पनिशमेंट की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, खसूसियात कौन सी हैं। वैसे ये ना भी लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नीचे वाली मेन जो हमने फोकस करना है वो नीचे वाली थेरीज पे करना है। अगर आपको लग रहा है कि थेरीज ये करेक्टरिस्टिक्स करने से आपकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी थेरीज की, तो आपने थेरीज करनी है, करेक्टरिस्टिक्स छोड़ देनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक आध उसने थेरी पूछ ली है, 5 की 5 थेरीज नहीं पूछी, 1 या 2 थेरीज पूछ ली हैं या 3 पूछ ली हैं, तो 1-2 थेरीज को लिखने से आपकी लेंथ पूरी नहीं हो रही होगी। तो देन आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पनिशमेंट ऐड कर देनी, इसमें क्वेश्चन की लेंथ इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है गिवन फॉर अ रॉन्ग एक्ट। हमेशा पनिशमेंट दी जाती जो दी जाती है वो किसी ना किसी रॉन्ग एक्ट के बदले में दी जाती है। पनिशमेंट इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट द लॉ और मॉरल रूल्स। इट्स नॉट गिवन विदाउट रीजन, यानी विदाउट रीजन पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु स्टील्स विल फेस पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द लॉ। ऐसा बंदा जिसने चोरी की है, उसने लॉ को ब्रेक किया है, क्राइम कमिट हो गया है, उसको पनिश मिलनी चाहिए, ठीक है। तो गिविंग फॉर अ रीजन, किसी रीजन की बिना उसको सजा दे रहे हैं। गिवन बाय अथॉरिटी, सजा हमेशा कौन देगा, कोई ना कोई अथॉरिटी देगी। ऐसा नहीं कि मैं बैठ के सजा दे दूँ, नहीं। आपकी जो रूलिंग अथॉरिटी है, आपके मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, आपकी कोर्ट्स हैं जो कि इन सारे मामला को देखती हैं, तो कोर्ट जो है वो पनिश करेगा। देन लीगल एंड फेयर, जो मैं आगे बात कर रहा था कि पनिशमेंट जो है वो लीगल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने जो है वो बेयरली खाना चुराया, लेट्स सपोज उसको बड़ी भूख लगी थी, उसने एक बर्गर चुरा लिया, तो इस पे बर्गर चुराने पे उसको जो है वो उम्र कैद नहीं कर सकते हैं, ये अनफेयर हो जाएगा। तो सजा जो है फेयर होनी चाहिए। अगर सब बर्गर
जो है वो चुराया तो उसको जो है वो 300 रुपये जुर्माना कर दो, 500 रुपये जुर्माना कर दो, या जो है उसको को बर्तन धो जा, ठीक है। ये सजा हो सकती है। तो पनिशमेंट जो है वो फेयर होती है, लीगल होती है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है। देन है काउजेज पेन और लॉस, ठीक है। कहता है पनिशमेंट ऑफन ब्रिंग्स सम फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिसएडवांटेज। इट कुड बी फिजिकल लाइक गोइंग टू जेल, फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको दिया जा सकता है कि जेल के अंदर बंद रहो, और इमोशनल लाइक पब्लिक शेम आपको फील करवाई जा सकती है, और फाइनेंशियल लाइक आपको फाइन वगैरह पे करने पड़ सकते हैं। तो ये भी करेक्टरिस्टिक है पनिशमेंट की। जब ऐसा कुछ होता है तो फिर बंदा बाज रहता है कि मैंने क्राइम नहीं करना है, अदरवाइज मुझे ये सारी चीज़ें कंसिक्वेंसेज फेस करना पड़ सकते हैं। तो वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पनिशमेंट इज कॉज पेन और लॉस। लास्ट में वी हैव पर्पज इज टू स्टॉप रॉन्ग डूइंग। तो पनिशमेंट का जो पर्पज है, बेसिक एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि रॉन्ग डूइंग को रोका जा सके, कि इसने ये किया है ऑनवर्ड्स ये ना करें, इसके हवाले से इसको पेनल्टी कर दें, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप सिंपली कर सकते हैं। पर्पस पे अगर आ जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, या पनिशमेंट का पर्पस क्या है, तो ये भी मैं हेडिंग्स के साथ ही आपको बताता चलूँ कि डेटरेंस, डेटरेंस मतलब स्टॉप फ्यूचर क्राइम, या उसको डेटर कर देना मतलब डरा देना, ठीक है। तो अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो अगर आप उसको जो है वो पनिशमेंट देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें डर पैदा हो जाता है, और ऑनवर्ड्स वो क्राइम करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। तो वन ऑफ द पर्पज ऑफ पनिशमेंट इज दिस कि अगले बंदे को डरा दिया जाए, उसमें डेटर पैदा कर दिया जाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो क्राइम ना करे, हम क्राइम को स्टॉप कर सकें। वन ऑफ द पर्पज ये है। नंबर सेकंड पे रिहैबिलिटेशन, एक पर्पज ये भी है कि उसको रिहैबिलिटेट कर दो, उसको बेहतर सिटीजन बना के भेजो, ताकि ऑनवर्ड्स वो माशरे में रह के इंतशार पैदा ना करें। द पनिशमेंट एम्स टू हेल्प क्रिमिनल्स चेंज देयर बिहेवियर, ताकि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, उनको पता हो कि यार ये गलत है जो मैंने की है। इट ट्राइज टू टीच देम टू फॉलो द लॉ एंड बिकम बेटर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी उसको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, उसको जो है वो बेहतर सिटीजन बनाया जा रहा है, ठीक है। वन ऑफ द पर्पज जो है वो रिहैबिलिटेशन हो सकता है। लास्ट में जो मजीद हो सकता है वो है रेट्रीब्यूशन। कहता पनिशमेंट सर्व्स टू गिव जस्टिस to the victim. If someone is hurt or harmed by a crime, the wrongdoer is punished to make things right and show that crime is not acceptable. अगर आप किसी क्रिमिनल को बिना सजा दिए छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, बाकियों की भी हौसला अफजाई होगी, और वो भी जो है वो मोबाइल चुराएंगे, वो भी जो है वो डकैतियाँ मारेंगे, वो भी जो है वो लाशें गिरा देंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द पर्पज ये है कि रेट्रीब्यूट किया रहा है, जस्टिस फॉर द विक्टिम, मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसको इंसाफ मुहैया किया जाए, ताकि रॉन्ग डूवर्स को पता हो कि हमें सजा मिलनी है, और विक्टिम्स को भी पता हो कि उनके दुख का जो है मुदावा किया गया किसी हद तक। तो ये डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं पनिशमेंट के। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि एडिशनल थी, करेक्टरिस्टिक्स वर एडिशनल, और ऑब्जेक्टिव या पर्पज वर एडिशनल, ठीक है। ये आप चाहें तो लिख दें, चाहें तो ना लिखें। अगर तो कोई एक आध थेरी पूछी है तो फिर आप ये चीज़ें लिख दें। अगर थेरीज पे ही क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट थेरीज ऑफ पनिशमेंट, तो फिर 5 थेरीज हैं, उनकी लेंथ ही आप मेंटेन करें पूरे क्वेश्चन में, फिर इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब थेरीज पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे जो थेरी है पनिशमेंट के हवाले से, वो है रेट्रीब्यूटिव थेरी। रेट्रीब्यूटिव थेरी मतलब थेरी ऑफ रिवेंज, नजरिया सजा या नजरिया इंतकामी सजा, मतलब आई फॉर एन आई, ठीक है। वो है ना, टूथ फॉर अ टूथ, आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख है, ठीक है, दांत का बदला दांत, वो वाली ये रेट्रीब्यूटिव है। कहता दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरीज ऑफ द पनिशमेंट, यानी ये काफी कदीमी नजरिया है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ऑफेंडर मस्ट सफर बिकॉज ही हैज डन रॉन्ग। जो ऑफेंडर है, जिसने जुर्म किया है, उसको सफर करना चाहिए क्योंकि उसने गलत किया है। सोसाइटी फील्स जस्टिस इज डन व्हेन द क्रिमिनल इज पनिश्ड अकॉर्डिंग टू हिज क्राइम। जिस क्रिमिनल ने जो क्राइम किया है, अगर उसको उसके मुताबिक ही सजा भी दे दी जाए तो फिर सोसाइटी मुतमईन हो जाती है कि जो इसने किया था उसका जो है वो इसको मिल गया है, तो लिहाजा अब ओके है, नेक्स्ट टाइम भी कुछ करने से पहले सोचेगा। एक्सप्लेनेशन अगर इसकी लें तो कहते हैं एट्रीब्यूटिव थ्योरी बिलीव्स इन टिट फॉर टैट, यानी अदले का बदला, और एन आई फॉर एन आई, यानी वही कंसेप्ट है कि आंख का बदला आंख है, कान का बदला कान है, अ टूथ फॉर अ टूथ, दांत का बदला दांत है। द फोकस इज नॉट ऑन रिफॉर्मिंग और प्रिवेंटिंग बट ऑन गिविंग बैक व्हाट द क्रिमिनल डिजर्व। इसमें ना हम रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है ना कि हम कहें यार एक की तो चलो आंख निकल गई है, दूसरे की ना ही निकालें, नहीं, इसमें रिवेंज की बात की जा रही है। ये थ्योरी कहती है
कि जो उसने किया है वही उसके साथ कर दो, ठीक है। अगर उसने गोली मारी है सीने में तो उसको भी सीने में ही गोली मार दो, ठीक है। अगर उसने आंख निकाली है तो उसकी भी आंख निकाल दो, ठीक है। तो जो उसने किया है सेम उसको बदले में दे दो, ये रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कहती है। इट सेटिस्फाइज द इमोशंस ऑफ द विक्टिम एंड सोसाइटी। द आइडिया इज टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि जस्टिस जो है वो सर्व हो गया, जो उसने किया था वो उसको मिल गया। एग्जाम्पल इज, अगर इसके लिए, इफ अ पर्सन इंटेंशनली किल्स अनदर पर्सन ही शुड बी हैंग्ड और इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। अगर उसने इंटेंशनली किसी को मार दिया तो उसको भी बदले में क्या होना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ये कहती है, ठीक है। इसके हवाले से इसका पर्पस भी वन लाइनर है, देख लेना है। और केस लॉ भी इस हवाले से दे दिया, गुलाम मुस्तफा वर्सेस द स्टेट, पीएलडी, मतलब पाकिस्तान लीगल डिसीजंस 2006, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 537 है। द सुप्रीम कोर्ट upheld the death sentence for international murder as the offender deserved the highest punishment। तो इंटरनेशनल मर्डर किया तो पहले ही मैंने बताया कि अगर कत्ल किया है तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि कत्ल का बदला कत्ल है, तो उसको भी क्या करो, फांसी पे लटका दो, तो हाईएस्ट पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। तो हाईएस्ट पनिशमेंट के लिए कौन सी थ्योरी है हमारे पास, रेट्रीब्यूटिव, कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, ठीक है। तो इससे आप इस थ्योरी को याद कर सकते हैं कि रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कहती है आंख का बदला आंख है, नाक का बदला नाक है, दांत का बदला दांत है। तो इससे आपको रेट्रीब्यूटिव थ्योरी याद रहेगी। केस लॉ इसमें सिर्फ याद करना है आपने, ठीक है, बाकी आपको हो जाएगा। नंबर सेकंड पे जो थ्योरी है वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी है नजरिया रोकथाम के, मतलब जो क्राइम है उसको रोका जा सके, क्राइम को जो है प्रिवेंट किया जा सके, लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके और उस डर से वो क्राइम छोड़ दें। कहते हैं दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट फियर ऑफ पनिशमेंट कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। वही ना, डेटरेंट मतलब डेटर मतलब डर पैदा कर देना उनके दौरान, ठीक है। तो अगर लोगों के दरमियान ये डर पैदा कर दिया जाए कि अगर आप ये क्राइम करोगे तो बदले में आपको ये सजा मिल सकती है, तो कहता है जी ये डेटर जो है ना ये क्राइम को रोक सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डेटरेंस थ्योरी का नाम दिया गया। इट एम्स टू प्रोटेक्ट सोसाइटी बाय डिस्करेजिंग बोथ द क्रिमिनल्स एंड अदर्स। तो मतलब जो कोई जुर्म करे उसको सजा का डर होना चाहिए, जिससे क्राइम भी रुक सकता है और दूसरे लोग भी जो है वो बाज रहेंगे क्राइम से, क्योंकि उनको भी पता होगा, उनमें भी एक डर होगा कि मैंने अगर ये काम किया तो इसकी मुझे ये सजा हो सकती। अक्सर आपका दिल कर रहा होता है कि मैं अगले बंदे को ना फायर कर दूं, लेकिन आपके अंदर एक डर भी होता है कि यार फायर तो कर दूं लेकिन मुझे जेल हो सकती है, मेरी माँ मेरे पीछे रोती हुई आएगी, मेरा बाप मेरे पीछे रोता हुआ आएगा, मेरे बहन भाई जो है वो जलीलो ख्वार होंगे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर होंगे, अलॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप ये चीज़ सोचें तो आप क्राइम करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन पता नहीं वो कौन लोग हैं कि जो इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाते हैं। एनी हाउ, डेटरेंस थ्योरी ये कहती है कि उसमें डर पैदा कर दो ताकि क्राइम की रोकथाम हो सके। एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखें, कहता है पनिशमेंट अंडर दिस थ्योरी इज मीन टू बी वार्निंग टू ऑल, यानी इसमें ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जिससे दूसरे लोग भी वार्न हो जाए। The idea is that strict and harsh punishments will make others afraid to commit crimes. It has two types। यानी आइडिया ये है कि इसमें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग जो है ना वो भी सबक हासिल कर लें और वो भी क्राइम करने से डरें। डर पैदा करना मकसद है इस थ्योरी का। टू टाइप्स है इसकी, कहते हैं इंडिविजुअल डेटरेंस और जनरल डेटरेंस। इंडिविजुअल डेटरेंस क्या है, टू स्टॉप द सेम पर्सन फ्रॉम रिपीटिंग द क्राइम। इंडिविजुअल डेटरेंस है कि उस बंदे को इतना डरा दो कि वो दोबारा क्राइम करने का ना सोचे। जनरल डेटरेंस है कि पूरी सोसाइटी को डरा दो। यानी एक बंदे ने, लेट्स सपोज वो, जैसे एक केस हुआ था कसूर की कोई बच्ची थी, जैनब केस था आई गेस, तो उसके साथ वो जो जिना का मसला हुआ तो उस पर जजमेंट आई भी, तो लेकिन क्या है कि हम उसको फॉलो नहीं करते, या जो है वो किसी वजह से जो है वो नहीं जो है वो ट्रायल पूरा हो पाता है, वट एवर थिंग। तो ऐसे केसेस में क्या हो कि अगर आप उसको हैंग टिल डेथ इन द फला फला चौक, लिबर्टी चौक में ला के उसको जो है वो हैंग टिल डेथ कर दिया जाए, तो चौक के अंदर अगर ऐसे बंदे को लटकाया जाए तो इससे क्या होगा कि पूरा पाकिस्तान के अंदर उसकी कवरेज हो, तो क्या होगा कि हर बंदा डर जाएगा कि यार आइंदा मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो मुझे भी ऐसे ही जो है वो सरेआम लटका दिया जाएगा। ये डेटरेंस है कि इन जनरल पूरी कम्युनिटी को ही डरा दो कि यार हर बंदा जो है वो क्राइम करने से पहले 100 दफा सोचे कि अल्लाह माफी मैंने ये नहीं करना। तो ये है जनरल डेटरेंस। टू वार्न द पब्लिक एट लार्ज, जिसमें आप पूरी पब्लिक को ही डरा दें।
एग्जाम्पल है, कहता पब्लिक हैंगिंग ऑफ अ रैपिस्ट, जैसे मैंने पहले बताया अगर कोई रेप करता है तो उसको आवाम के सामने ला के चौक के अंदर लटका दे। सेंड्स अ मैसेज टू सोसाइटी, जिससे बाकी सारे दरिंदों के दरमियान ये पैगाम चला रहेगा कि हमने अगर ऐसी कोई एक्टिविटी की तो हमें भी ऐसे ही चौक के अंदर चराहों के अंदर जो है फांसी पे लटका दिया जाएगा। दैट सच एक्ट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, कि भाई ऐसी चीज़ पे किसी तरह का कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा क्राइम करेगा तो उसकी ये सजा बनेगी। तो ये है डेटर पैदा कर देना, डरा देना, ताकि क्राइम को आप रोक सकें, रोकथाम उसकी कर सकें। पर्पस इसका भी वही है कि एग्जाम्पल जो है वो सेट कर दें सोसाइटी के अंदर कि भाई ये क्राइम नहीं करना। केस लॉ है सफदर अली वर्सेस द क्राउन, PLD 1953, लाहौर, पेज नंबर 48 है। कहता हार्श पनिशमेंट वाज अवार्डेड टू डेटर अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर क्राइम्स। इसमें इस केस में बहुत हार्श पनिशमेंट जो है वो दी गई ताकि बाकी सब जो हैं उनको जो है वो रोका जा सके कि उन्होंने एटलीस्ट ऐसा क्राइम नहीं कमिट करना। नंबर 3 पे हमारे पास जो थ्योरी है क्राइम के हवाले से, होपफुली आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आई तो मुझे रोक देना कहीं पे सर इस थ्योरी की सही तरीके से समझ नहीं है, ठीक है, ताकि हम यहीं से क्लियर करके चलें, क्योंकि PPC समझने से ताल्लुक है और इसको ये इनिशियल टॉपिक बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनका समझना जरूरी है, देन ही PPC समझ आएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसके साथ साथ। नंबर 3 पे है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी है कि नज़रिया एहतियाती सज़ा, मतलब ये प्रिवेंट मतलब थोड़ा सा देख के बाल के ज़रा थोड़ा सा, जैसा डेटर कह रहा था पूरे मुआशरे में जो है ना डेटर फैला दो, डर फैला दो, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो नज़रिया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग द क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग मोर क्राइम्स बाय डिसेबलिंग हिम। जैसे कि एक्सप्लेनेशन कहता है दिस थ्योरी बिलीव्स दैट रिमूविंग द क्रिमिनल फ्रॉम सोसाइटी इज द बेस्ट वे टू कीप अदर्स सेफ। अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसको जो है वो उस सोसाइटी से ही दूर कर दो ताकि वो अगेन सोसाइटी के अंदर क्राइम ना कर सके, बाकी लोग भी उसकी शर से महफूज रहें। इट डज नॉट बिलीव इन रिवेंज और रिफॉर्म बट फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी इस थ्योरी का मकसद ये है कि जो क्रिमिनल है उसको सोसाइटी से दूर कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसको जो है वो कैद कर दो ताकि वो मुआशरे के अंदर ना होए, क्राइम ना करे और बाकी लोग भी उससे सेफ रहें। कहते हैं इट इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको कैद में बंद कर दो, डेथ सेंटेंस फांसी दे दो, और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा। ये तो खैर मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं उनकी एग्जांपल है कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा। हमारे यहाँ पे तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता भी नहीं है। टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम, ताकि वो फर्दर क्राइम जो है वो ना कर सके। इसकी भी एग्जांपल है, कहता है अ रिपीट ऑफेंडर यानी हैबिचुअल क्रिमिनल है, बार बार एक ही क्राइम जो है वो करता है, इज गिवन अ लॉन्ग जेल टर्म, उसको जो है वो लंबे अरसे के लिए जेल में बंद कर दें। टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम काउजिंग मोर हार्म, ताकि फर्दर वो सोसाइटी के अंदर जो है किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। द स्टेट वर्सेस मोहम्मद हनीफ, PLD 1970, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 53। द कोर्ट एम्फसाइज्ड ऑन इम्प्रिजनमेंट टू प्रिवेंट अ रिपीट ऑफ डेंजरस क्रिमिनल्स एक्ट्स, ठीक है। देन है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है ना ये बंदे की सलाह करने पे बेस करती है। ये कहती है बंदे को सुधार दो, बंदे को अच्छा शहरी बना दो और देन उसको मुआशरे में वापस भेजो। सजा ना दो, बस उसकी एजुकेशन करो, उसको डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेज करवाओ, डिफरेंट जो है उसकी कोचिंग करो, डिफरेंट उसको जेल के अंदर मतलब कहीं अगर बंद करना भी है तो वहाँ पे उसको कोचिंग करो, उसकी माइंड सेट उसका चेंज करो, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करो, उसको सुधारो और सुधार के वापस मुआशरे में लेके आओ। तो दिस थ्योरी बिलीव्स दैट क्रिमिनल्स कैन बी रिफॉर्म्ड एंड टर्न्ड इनटू गुड सिटीजन्स, के अच्छे शहरी उनको बदला जा सकता है। इट फोकसेस ऑन चेंजिंग द करेक्टर ऑफ क्रिमिनल्स, इसमें फोकस किया जाता है कि जो क्रिमिनल है उसके करेक्टर को ही बदल दो, उसके किरदार को ही बदल दो, उसका जो क्रिमिनल करेक्टर है उसको चेंज करके पॉजिटिव सिटीजन में ले आओ, वो अच्छा शहरी उसको बना के वापस मुआशरे में भेजो। ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जैसे मैं घर से बात स्टार्ट की थी कि एक बंदे का ये होता है कि यार इनको इन्ना को मारो कि मारी जावे, अक्सर होता है, अक्सर केसेस में फैमिलीज में देखा गया है कि अच्छा जी इस बच्ची ने जो है वो पसंद की शादी का इजहार कर दिया, इसको जान से मार दो, और मार भी देते हैं, ठीक है। एक तो ये शिद्दत पसंद वाला जो है ना है कि भाई एग्जाम्पल सेट कर, एक कहता है चलो कर लिए पसंद कोई बात नहीं, वहाँ शादी नहीं करेंगे, फौरी तौर पे इसका निकाह पढ़ा के
मामू के बेटे के साथ कर दो वो। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने की हद तक, बाकी इसको इन रियल सेंस नहीं लेना है। एनी हाउ ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर कुछ अभी ऐसे भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि अगर आप इजहार करते हैं तो कहते हैं मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ठीक है, चलो हो भी जाता है। तो ये क्या है कि रिफॉर्मेटिव वाला कि ठीक है अगर कुछ हो भी गया है समझाओ, अगर नहीं समझते तो ठीक है चेंज करके इस तरफ ले आओ। तो ये मैं वैसे इस हवाले में एग्जांपल इसलिए दी है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अदरवाइज एग्जांपल्स और इसकी हो सकती हैं। तो मतलब जैसे वो एक घर में रहते हो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, इसी तरह ये पनिशमेंट की थेरीज हैं कि कोई थेरी कहती है कि सिरे से इसका गला ही काट दो, कोई कहती है जितना को इसने किया उतना को इसने, कोई कहती है नहीं जी अच्छे सिटीजन बना के इसको बाहर लेके आओ। तो रिफॉर्मेटिव में यही है कि एक्सप्लेनेशन है, कहते हैं इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हार्शली दिस थ्योरी सपोर्ट्स एजुकेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि बजाय उसको पनिश करने के लिए उसको एजुकेट करो, काउंसलिंग, उसकी काउंसलिंग करो, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दो, उसको अच्छा सिटीजन बनाओ, डिफरेंट कोर्सेज करवाओ उसको जो है वो, ताकि वो अच्छा सिटीजन बने और मुआशरे को जाके सर्व करे। एंड मोरल डेवलपमेंट, whether it is mostly used for young offenders or first time criminals who committed crimes due to poverty, bad company और ignorance। तो पार्ट 1 सोशियोलॉजी आपने जो है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ी थी। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या थी कि उसके अंदर अगर कोई माइनर है बिलो द एज ऑफ 18 अगर वो क्राइम करता है तो उसको हम डिफरेंटली देखते थे एज कम्पेयर टू अडल्ट क्रिमिनल्स। उसको जो डील करता था सिस्टम वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम था। तो इसी तरह से जो ऐसे बच्चे हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व है या कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि उसको जो है वो सख्त से सख्त सजा दें। ठीक है, तो ये थेरी रिफॉर्मेटिव थेरी है, इसकी भी जो है वो केस लॉ साथ दे रही है, उसको आपने देखना है। एंड लास्ट पे भी है कंपनसेटरी थेरी। कंपनसेटरी थेरी मॉडर्न दौर में इसका बड़ा स्कोप है और आगे जाके ये मजीद जो है वो इसका स्कोप सामने भी आएगा, जिसमें ये कहा जाता है कि यार जो होना था वो हो गया, अब इससे क्या निकालना है, तो बदले में क्या करो, कंपनसेट कर दो विक्टिम को, जिसको नुकसान पहुंचा उसको कंपनसेट कर दो, उसको जो है वो पैसे दे दो, उसको उसका जो मुदावा है वो कर दो। तो सजा दे के क्या करना है, तो यानी ये थेरी कहती है सजा ना दो बल्कि दूसरी पार्टी को कंपनसेट कर दो। ये सजा के तौर पे मतलब फाइन्स कह लें या वो दियत अर्शदमान एटसेट्रा वो इसमें अकॉर्डिंग आ जाएगा कंपनसेटरी थेरी। अच्छा जी, नुकसान हुआ है तो उसका क्या है जी, मसाला कर दो। Introduction: This theory focuses on compensating the victim or his family instead of punishing the criminal only. It aims to restore justice between both parties. तो यानी पनिश तो उसको होगी होगी, तो वो तो होनी है, लेकिन बदले में क्या है कि जो पार्टी है जो विक्टिम पार्टी है जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट भी किया जाए, और हो सकता है कि कंपनसेशन से वो इसको माफ कर दें और इसकी पनिशमेंट जो है वो खत्म हो जाए। एक्सप्लेनेशन है, द आइडिया इज दैट द क्रिमिनल शुड पे फॉर द हार्म और लॉस काज्ड टू द विक्टिम। जो उसने नुकसान पहुंचाया है विक्टिम को उसके लिए उसको पे भी करना पड़े। जो आपके मॉडर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे कंपनसेशन का बहुत कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे कम ही है, हम जो है वो जेलों में सड़ते हैं। Whether this is especially seen in Islamic law, where in case of qatl or hurt, the offender may pay diyat, blood money or arsh, ठीक है, to the victim's family, sometimes a part of a compromise. Compromise करके diyat, arsh, दमान एटसेट्रा पे कर दिया जाता है, सुलह सफाई हो जाती है, माफी हो जाती है। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इसकी कोई इतनी जो है वो इतलाक तो नहीं है, ना ही फॉलो किया जाता है ऑन लार्जर स्केल, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो जेल में और 25-25 साल और बाद में बाइज्जत बरी है वाट एवर, तो ये पैसे पूसे देने से लोग जो है वो भाग जाते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ इन अ मर्डर केस इफ़ बोथ पार्टीज अग्री, अगर किसी का मर्डर हुआ है और दोनों पार्टीज जो है वो अग्री हो गई हैं, द अक्यूज में पे दियत इंस्टेड ऑफ फेसिंग अ डेथ सेंटेंस। तो बजाय इसके कि उसको डेथ सेंटेंस फेस करनी पड़े, अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता तो वो दियत दे के जान बख्शी हो सकती है। तो ये है कंपनसेटरी थेरी। देन इसका भी केस लॉ है और लास्ट में भी हैप्पन की है। तो 5 तरह की थेरीज थी। पहले हमने देखा कि बेसिकली पनिशमेंट है क्या, मीनिंग, डेफिनेशन, क्राइम को पढ़ लिया, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ पर्पस, ठीक है, वो तब लिखने हैं जब किसी 1-2 थेरीज की बात की जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास सारी की सारी थेरीज पे ही क्वेश्चन है तो फिर आपने थेरीज को इन डिटेल लिखना है, करेक्टरिस्टिक्स और वो स्किप कर सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।